हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, ये फिज़िक्स का आज मैं आपका कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। 9th क्लास से इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस 9th से बनते हैं काफ़ी, है ना। तो देखिए, साथ ही साथ आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम पे आपने क्या सर्च करना है, HP-TET, ठीक है, TGT ब्रैकेट में लिख के PCM, ओके। अगर आप ये सर्च कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप वो ज्वाइन कर लें। उस पर मैं ये जो है पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्लास 9th का कंप्लीट फिजिक्स, दैट इज 4 चैप्टर या 5 चैप्टर जो हैं ये हम पूरे करेंगे, ओके। देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से पेपर में आते हैं कई बार। देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। कि ठीक है, कोई पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस है r, तो हाफ अ सर्कल मूव करने के बाद उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आर 0, B पाई r, C 2r या D 2 पाई r। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, है ना। तो क्योंकि इस तरह से मूव कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई हमारी 2r, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। A body is thrown vertically upward with velocity u. The greatest height h to which it will rise is, ठीक है। कोई आपने बॉल है u वेलोसिटी से ऊपर फेंकी तो वो मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगी, जो मैक्सिमम हाइट तक बॉल पहुंचेगी वो क्या होगी, u अपॉन g, u स्क्वायर बाय 2g या u स्क्वायर बाय g या u बाय 2g। तो आंसर है देखो u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, ठीक है। इस फॉर्मूले से फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आएगा, ओके, न्यूटन लॉ अप्लाई करके। देखिए नेक्स्ट, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1 या इक्वल और लेस देन 1। तो देखो, इक्वल और लेस देन 1 हो सकती है, ठीक है, रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखी है, मैं रीड नहीं करूंगी क्योंकि ये 4 चैप्टर कंप्लीट हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल के लिए आप लोग ना जो पीडीएफ है वहां से रीड आउट कर लेना, ओके। देखिए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, displacement is directly proportional to the square of the time, then the object move with, तो ऑब्जेक्ट किससे मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर राइट है आपका बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फ्रॉम द गिवन VT ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, दैट द ऑब्जेक्ट इज। तो ये एक आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको इसको देख के बताना है कि ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट, सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन या मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए, मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर इस तरीके का स्ट्रेट लाइन बन रही है तो। नेक्स्ट, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड which is moving with a constant speed 10 meter per second. It implies that the boy is, ठीक है, कोई बच्चा है एक राइड मतलब इंजॉय कर रहा है a merry go round which is moving with a constant speed of 10 meter per second। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, constant speed है। तो ऑप्शंस आर at rest, moving with no acceleration, in accelerated motion, moving with uniform velocity। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इन एक्सिलरेटेड मोशन है बच्चा, ठीक है। मैरी गो राउंड इज अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सिलरेशन मोशन। नेक्स्ट देखिए, एरिया अंडर एवी एक्सिलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, मीटर। क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी
टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी मीटर। द गिवन एरिया रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन या AVT का जो ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, और उस डिस्प्लेसमेंट किस में होता है आपका, मीटर्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 cars A, B, C and D are moving in on a level road. Their distance versus time graph are shown in figure 8.2. Choose the correct statement. ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो ग्राफ इसका नहीं है यहाँ पे, 8.3 के ग्राफ हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कार ए इज फास्टर देन कार डी, यहाँ पे ग्राफ नहीं है तो देखो डायरेक्ट आंसर मैं रीड कर रही हूँ, ऑप्शन बी, कार बी इज स्लोएस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर 8.3 रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली, कौन सा इनमें से ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शंस देखिए। ठीक है, ये इस तरीके के ग्राफ बने हुए हैं, डिस्टेंस टाइम, फिर यहाँ पे डिस्टेंस, ये टाइम इस तरीके से जा रहा है, डिस्टेंस और टाइम का अगर ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है, तो कौन सा जो है यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए राइट है, पहले वाला है ना, स्ट्रेट लाइन होती है यूनिफॉर्म मोशन की, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, द डिस्प्लेसमेंट, द एक्सेलरेशन या द स्पीड। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो आपको ग्राफ बनता है ना, वो आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ठीक है, डिस्टेंस कितना चला और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो दोनों इक्वल हैं, कि इनमें से किस केस में ऐसा होगा। इफ ए कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इफ कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो देखो जहां सर्कल की बात आ जाएगी ना, वहां डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इफ ए कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अगर कार कोई बिल्कुल सीधे रोड पे चल रही है तो वहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। ठीक है, अदर केसेस में क्या होगा, या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0, वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी 0? जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो क्या उसका डिस्टेंस भी 0 होगा। ठीक है, तो देखो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस इज ऑल्सो 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल का के बीच का होता है, और डिस्टेंस टोटल कितना चला ऑब्जेक्ट वो होता है। हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, ये आपको PDF मिल जाएगी, आप वहां से रीड आउट कर लें। ठीक है, इनको थोड़े से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर कवर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कुछ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन। Which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion? ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में एक्सेलरेटेड मोशन में चल रहा है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट, सही नहीं है। तो बताइए भाई। देखिए ऑप्शंस, इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, उसकी स्पीड चेंज होती रहेगी। बी, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, या अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए आपको जो रॉन्ग है इनमें से वो बताना था, है ना। तो ऑप्शन सी, इट ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन शो करना है उसके लिए अर्थ से दूर थोड़ी ना चला जाएगा। ठीक है, रीजन आप रीड आउट कर लें। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन
Third law of motion, action and reaction. Always act on the same body. Always act on different bodies in opposite directions. या ऑप्शन सी हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या डी एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to exert larger force on the ball, reduce the force exerted by the ball on hands, ठीक है, increase the rate of change of momentum या decrease the rate of change of momentum। तो बॉल जब वो हाथ में पकड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है, ऑप्शन बी, यानी कि जो फोर्स बॉल के द्वारा उसको लगना था ना, उसको वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉज द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया की वजह से क्या होता है, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, टू डिक्रीज इट्स स्पीड, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, या टू डी एक्सिलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट है। देखो, इनर्शिया क्या होती है, टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो भी स्टेट है, ठीक है, चाहे वो रेस्ट है चाहे वो मोशन में है, उसको रेजिस्ट, रोकने की कोशिश करती है इनर्शिया। नेक्स्ट देखिए, अ पैसेंजर इन मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मींस दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज, ठीक है, कोई पैसेंजर है, ट्रेन में कॉइन को टॉस करता है और वो उसके पीछे जाके गिरता है तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीनिंग है, ऑप्शंस आर, इट मीन्स दैट द ट्रेन इज, इसका मीनिंग क्या है कि ट्रेन क्या कर रही है, एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म है, रिटार्डेड है, या अलोंग सर्कुलर ट्रैक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर कॉइन टॉस किया है ट्रेन के अंदर और वो बंदे के पीछे जाके गिर रहा है, इसका मतलब ट्रेन किस में चल रही है, एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, तो ट्रेन एक्सेलरेटेड मोशन में है, इस वजह से कॉइन बैक जा रहा है। तो देखिए, अगर डी एक्सेलरेशन हो रहा तो आगे गिरेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो उसके पर्सन के हाथों में गिरेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ आप लोग देख लेना, इस तरीके के इस बार भी आए थे और हर साल ये आते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। The force required to keep the object moving with same velocity is, तो कितना फोर्स चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 kg का ऑब्जेक्ट, इतनी उसकी वेलोसिटी है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस यानी कि वहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो उसको कोई फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो वो रुकेगी नहीं, तो हमें बाहर से कोई भी फोर्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि 0 न्यूटन फोर्स यहाँ आएगा। ठीक है, अपोजिंग फोर्स 0 है तो एक्सटर्नल कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है टू कीप द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा क्वेश्चन है, 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए मास, एनर्जी, ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी मोमेंटम, या ऑप्शन डी वेलोसिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी मोमेंटम। ठीक है, तो प्रिंसिपल, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, सडन एप्लीकेशन ऑफ ए ब्रेक द वाटर इन द टैंक वुड। ठीक है, एक पानी का टैंक है जो कि 2/3 तक भरा हुआ है, जैसे ही वो उस पर ब्रेक अप्लाई होते हैं तो पानी के साथ क्या होगा बताइए, मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड, बी अनअफेक्टेड, या राइज अपवर्ड। बताइए भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो देखिए इस केस में क्या होगा, ब्रेक अप्लाई हुआ है ना, टैंकर में ब्रेक अप्लाई हुआ है, ब्रेक अप्लाई होने की वजह से टैंक क्या था, मोशन में, वाटर भी उसी के साथ था। जैसे ब्रेक लगे तो टैंक रुका, लेकिन वाटर जो है उसी स्टेट में रहना चाहेगा, इस वजह से कहाँ जाएगा, मूव फॉरवर्ड। ध्यान रखें, ब्रेक लगने पे आगे, और ब्रेक जब रुके हुए में से, रुकी हुई
अगर व्हीकल है वो चल पड़े तो जो भी उसके अंदर बैठी हुई चीज है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको कहाँ की तरफ धक्का लगेगा, पीछे की तरफ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग रीड आउट कर लेना, ठीक है, इस चैप्टर से। और जो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, उनमें से बन जाते हैं न्यूमेरिकल वाले, काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार भी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3 दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, थर्ड चैप्टर है ये, ग्रेविटेशन। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून वुड बी। ठीक है, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अगर दो ऑब्जेक्ट क्या है ऑन द सरफेस ऑफ मून क्या कर रहे हैं, फ्री फॉल के मोशन में है, तो क्या होगा। देखो, दे हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट, हैव डिफरेंट एक्सेलरेशंस, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड या अंडरगो अ चेंज इन देयर इनर्शिया। तो देखिए फ्री फॉल में जो है ना, सिर्फ कौन सा फोर्स काम करता है, ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, मास का कोई रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, दे हैव सेम वेलोसिटीज एट एनी इंस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, देखो, इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, इज लीस्ट ऑन पोल्स, इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, या इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो देखो, ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम, देखिए मैक्सिमम रहेगी आपकी ग्रेविटी कहाँ पे, पोल्स पे, और मिनिमम अगर देखी जाए तो वो नियर द इक्वेटर। तो देखो यहाँ पे एटलीस्ट ऑन इक्वेटर, कम से कम होगी कहाँ पे, इक्वेटर पे। यही ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है एफ। इफ द masses of objects are halved without changing distance between them, then the gravitational force would become। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या होता है, F का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, फोर्स इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मास m1 और m2 दोनों क्या हुए, हाफ हुए हैं, तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे मास हाफ m1 हो गया, m2 भी क्या हो गया, हाफ हो गया, और r सेम रहा, यानी कि अपॉन r स्क्वायर। तो देखो इसको अगर ब्रैकेट में ले लें तो 1/4 जो पहले वाला था सेम वही आपके पास आ गया, यानी कि 1/4 हो जाएगा जो भी पहले आपका फोर्स था उसका। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में F है, ठीक है, और उन दो ऑब्जेक्ट के मास आधे कर दिए जाएं, तो उनके बीच में अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो पहले से 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए F/4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉय इज whirling stone tied with a string in an horizontal circular path. If the string breaks the stone, कोई बच्चा है, उसने कोई पत्थर धागे से बांध रखा है और उसको गोल गोल घुमा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जैसे उसके हाथ से वो छूटता है तो क्या होगा। नेक्स्ट देखिए ऑप्शंस देखिए, तो देखिए यहाँ पे, अच्छा हाँ, सर्कुलर मोशन में मूव करवा रहा है ना बच्चा, और स्ट्रिंग उसकी टूट जाती है। तो देखो जब भी सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ है, अगर वो एकदम छूटते तो वो कहाँ भागती है, बाहर की तरफ, और बाहर भी कैसे, उस पॉइंट में बनने वाली टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन में। ठीक है, टेंजेंशियल। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, विल कंटिन्यू टू मूव इन सर्कुलर पाथ, विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। भाई धागा आप ब्रेक हुआ है तो सेंटर की तरफ नहीं आएगी, वो दूर भागेगी। ठीक है, क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी थी कि वो स्ट्रेट लाइन में चले, बट हमने क्या है, सेंटर से बच्चे ने उसको पकड़ रखा और गोल घुमा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। याद रखें, सर्कुलर मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी पाथ हमेशा अलोंग टेंजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी अलोंग टेंजेंट ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an object is put one by one in three liquid having different densities. The object floats with 1/9, 2/11 and 3/11 parts of their volume outside the liquid surface in the liquid of density D1, D2 and D3 respectively. Which of the following statement is correct? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए क्या क्वेश्चन है,
आपके पास क्या है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज पुट वन बाय वन इन 3 लिक्विड्स। एक ऑब्जेक्ट को आपने 3 अलग अलग लिक्विड्स में डिप किया, उसमें रखा, जिनकी वेलोसिटी, जिनकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है। तो ऑब्जेक्ट जो है उनमें कैसे फ्लोट करता है, जैसे कि फर्स्ट लिक्विड की अगर डेंसिटी d1 थी, सेकंड की d2, थर्ड की d3, तो पहले में वो कितना डूबा, 1/9, दूसरे में 2/11 और तीसरे में 3/7। तो आपको बताना है कि विच ऑफ द वन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएं कि डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए फ्लोटिंग करने के लिए, है ना, जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ही इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर फ्लोट करेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट दे रखा है। कैसे कैलकुलेट किया है, एलसीएम लेके तीनों का, जो तीनों फ्रैक्शन है इनका एलसीएम लिया और फिर क्या किया, कंपैरिजन किया, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम थे, एलसीएम को कंपेयर किया, जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपको क्या देगी, ग्रेटर डेंसिटी देगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन द रिलेशन f इज इक्वल्स टू जी m1 या m d by d square, the quantity g is depend on the value of g at the place of the observation. It used only when the earth is one of the two masses, is greatest at the surface of the earth, is universal constant of nature। तो देखो कैपिटल G क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है, तो कैपिटल G क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, ठीक है, अर्थ एंड पॉइंट मास ओनली, द अर्थ एंड द सन ओनली, एनी टू बॉडीज हैविंग सम मास, या 2 चार्ज्ड बॉडीज ओनली। तो देखो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये किस किस को बताती है, यानी कि किस पे एप्लीकेबल है ये, एनी 2 बॉडीज हैविंग सम मास, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स जिनका क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो, उनमें ये लॉ एप्लीकेबल है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी g इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो g है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, या क्या है उसकी वैल्यू इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ ओनली, डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ ओनली, डिपेंड ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, या इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, ना m में, ना स्मॉल m में, ना r पे, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 particles are placed at some distance, 2 particles are placed at some distance if the masses of each of the 2 particles is doubled, ठीक है, अगर हर एक पार्टिकल का मास को डबल कर दिया जाए, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बिकम क्या बन जाएगी, देखिए 1/4 टाइम, 4 टाइम, 1/2 टाइम, या अनचेंज्ड। तो आप देखिए मास को क्या किया, डबल किया, ये 2m, ये 2m, r स्क्वायर सेम था, तो यहाँ से क्या हो गया 4m/r स्क्वायर, तो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी, अगर 2 ऑब्जेक्ट का मास आपने क्या किया, डबल कर दिया, तो उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, एटमॉस्फेयर हेल्ड टू द अर्थ बाय, जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से क्या हुआ, पकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, विंड्स, क्लाउड्स, या अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यू टू ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर इज हेल्ड विद द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स, the force of attraction between 2 point masses separated by a distance is called, उसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है।
तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट मासेस एंड यूनिट डिस्टेंस। पॉइंट मासेस का मतलब आप समझो यूनिट मास 1m अपॉन में डिस्टेंस भी कितना है 1 है, तो 1r², समझ रहे हो, तो 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो फोर्स क्या हो गया, जी के इक्वल हो गया ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट अर्थ के सेंटर पे क्या होगा जिसकी रेडियस है आर। ऑप्शन आर 0, इनफाइनाइट, आर टाइम्स द वेट एट द सेंटर, आर टाइम्स द वेट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, या 1/r² टाइम्स द वेट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए सेंटर ऑफ अर्थ में, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है 0, ठीक है। और अगर हम वेट की बात करें तो एक तरह का फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू mg, जी क्या हो गई 0। सो जो हमारा वेट है वो भी अर्थ पे क्या सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे बिल्कुल क्या होगा 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट वेग्स 10 न्यूटन इन एयर, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो कितना है 10 न्यूटन है एयर में, व्हेन इमर्स्ड फुली इन वाटर इट वेग्स ओनली 8 न्यूटन। पूरी तरह से पानी में डुबोने पर उसका वेट इतना रह जाता है। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी। तो जो वेट किसने, लिक्विड ने डिस्प्लेस किया है, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी। जो लिक्विड है, ठीक है, पानी है जिसमें आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो उसने कितना जो है वो वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है। ऑप्शंस आर 2 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 12 न्यूटन। तो देखो कितना हो जाएगा 2 न्यूटन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखो अगर आपसे एक क्वेश्चन और आ जाए कि इस तरीके का ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट एयर में इतना वेट है, उसका वाटर में इतना वेट है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। और इसमें क्या है, अगर 10 न्यूटन उसका वेट किस में है, एयर में है, और वाटर में रखने के बाद उस ऑब्जेक्ट का, मान ला आपने कोई भी चीज है पानी में रखी, अब उसका वेट घट के 8 न्यूटन रह गया, इसका मतलब उसने कितना वाटर जो है डिस्प्लेस कर रखा है। तो जितना उसका वेट कम हुआ है ना, उतना डिस्प्लेस किया हुआ है उसने वाटर, ठीक है, उतना पानी वहां से हटाया हुआ है। तो 10 - 8 करोगे आप, ठीक है, 2 न्यूटन यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ गर्ल स्टैंड ऑन अ बॉक्स हैविंग 60 सेंटीमीटर लेंथ, 40 सेंटीमीटर ब्रेड्थ एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ in 3 ways. In which of the following cases pressure exerted by the brick will be? Option A, maximum when the length and breadth form the base, maximum when breadth and width form the base, maximum when the width and length form the base, या the same in all of the above 3 cases. तो देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है, जैसे कि कोई बॉक्स है, ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई लड़की इस बॉक्स में एक बार यहाँ से स्टैंड की, इसको ऐसे खड़ा किया और इधर खड़ी हुई, ये ब्रिक मान लीजिए, ठीक है, फिर इधर खड़े होके देखा उसने, ठीक है, और फिर थर्ड केस में लेंथ ब्रेड्थ इनका यूज हो गया, और थर्ड केस में इस सरफेस पे खड़े होके देखा। तो कह रहा है कौन से केस में जो है सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा। तो इस केस में कौन सा आपका हो जाएगा, मैक्सिमम व्हेन ब्रेड्थ एंड विड्थ फॉर्म द बेस, ठीक है, ऑप्शन बी। यानी कि जब ये देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारी ब्रेड्थ और ये क्या है विड्थ, ठीक है, तो ब्रेड्थ और विड्थ जब ये वाला जो है ना बेस बनेगी उस टाइम पे प्रेशर सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है 14th का। नेक्स्ट क्वेश्चन, an apple falls from a tree because of gravitational attraction between the earth and the apple. If F1 is the magnitude of the force exerted by the earth on apple and F2 is the magnitude of force exerted by apple on the earth, then F1 is very much greater than F2. क्या कह रहा है, कोई एप्पल गिरता है, ठीक है, एप्पल फॉल हुआ और उस पे फोर्स लगा F1 और एप्पल ने फोर्स लगाया F2, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एप्पल ऑन अर्थ देन, ठीक है, तो कौन सी बात इसमें से ट्रू है। तो ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। देखिए क्या इसमें क्या है, हम सोचेंगे कि ये
ग्रेविटी वाला फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों के फोर्स होंगे इक्वल रहेंगे। जितना फोर्स एप्पल लगा रहा है अर्थ पे, उतना ही फोर्स अर्थ लगा रही है किस पे, एप्पल पे। ओके, F1 एंड F2 आर इक्वल। तो ये थे ग्रेविटेशन चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, या आप रीड आउट कर लें। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, फटाफट करेंगे अब। ठीक है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है? ऑप्शंस आर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो देखो क्या रहेगी, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन लेवल रोड एंड अटेन अ वेलोसिटी 4 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, कार एक्सेलरेटेड हुई है, एक्सेलरेटेड कार है, उसने क्या किया, कितनी वेलोसिटी अटेन कर लिया, 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कार। इस केस में जो कार की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? ऑप्शंस आर does not change, become twice to that of initial, becomes 4 times that of initial, becomes 16 times that of initial velocity। तो देखो does not change क्या हो जाएगा, in this process the potential energy of the car does not change at all। ओके, नेक्स्ट देखिए क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, क्वेश्चन घुमा रहा है आपको। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट होती है और देयर इज नो चेंज इन हाइट, सो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क एंड एंगल, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क एंड एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। नेगेटिव वर्क डन के केस में जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0, 45, 90 या 100 डिग्री, 180 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 10 kg has the same diameter as an aluminium sphere of mass 3.5 kg. Both spheres are dropped simultaneously from a tower. When they are 10 meter above the ground, they have the same acceleration. Options are acceleration, momenta, potential energy या kinetic energy। तो देखिए दोनों की acceleration क्या होगा, same होगा। Okay, next question. A girl carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meter on a level road. The work done against the gravitational force will be। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? ठीक है, कोई लड़की है, उसने बैग उठाया हुआ है और वो 200 मीटर रोड पे चली है, तो उसने कितना वर्क डन किया? 6.10 इंटू 3 पावर जूल, 6 जूल, 0.6 जूल या 0। तो देखिए वर्क डन क्या है उस केस में, 0 है। ठीक है, वर्क डन क्या है, 0 है। वर्क डन परपेंडिकुलर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी एक जो है एनर्जी की यूनिट नहीं है? ऑप्शंस आर जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट या किलोवाट आर। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी किलोवाट जो है ये यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। किसी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन। ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, बी फोर्स अप्लाइड, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो वर्क डन जो है इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोजेसेस। किसी डैम में अगर वाटर स्टोर कर रखा है तो उसमें कौन सी एनर्जी पाई जाएगी? ऑप्शन आर नो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो डैम में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h after it has fallen a height h by 2 it will possesses। ठीक है, एक बॉडी h से गिरती है, जब वो आधी ऊंचाई पे पहुंच जाती है, जैसे ऊपर से आपने फेंकी हाफ
पे जब वो पहुंची है तो इट पोजेसेस, उसके पास क्या होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी, ओनली काइनेटिक एनर्जी, हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक एनर्जी, या मोर काइनेटिक एनर्जी एंड लेस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, इट हैज हाफ पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब है ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। देखिए मैं आप स्क्रीन में पॉज करके ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। 19 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20th क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट चैप्टर, तो ये लास्ट चैप्टर है क्लास 9 से फिजिक्स का। मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ स्पीड से, देखिए। नोट इज अ साउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, of mixture of two frequencies only, of a single frequency, always unpleasant to listen। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है आपका ए। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, एक नोट जो है, ठीक है, वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 2, अ की ऑफ अ मैकेनिकल पियानो struck gently and then struck against but much harder this time. In the second case, sound will be louder but pitch will be not different. Sound will be louder and pitch will also be higher. Sound will be louder but pitch will be lower. या both loudness and pitch will remain unaffected। तो देखो ऑप्शन ए राउट है, राइट है यहाँ पे। Sound will be louder but pitch will not be different। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोनार we use, सोनार में क्या यूज किया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव, रेडियो वेव, या ऑडिबल साउंड वेव। तो कौन सी वेव्स यूज की जाती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स इन सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल इन एयर इफ, साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ, ऑप्शन ए, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर इज नो मॉइस्चर इन द एयर, डिस्टर्बेंस मूव्स, या बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऑप्शन सी राइट है, only disturbance move, sound travel in air if only the disturbance moves। next, when we change feeble sound to loud sound we increase its। ठीक है, जब हम फीबल साउंड मतलब कमजोर आवाज को क्या करते हैं, लाउड में बदलते हैं, तो क्या होता है, हम क्या इंक्रीज करते हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, या वेवलेंथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, In curve figure 12.1 half the wavelength is। ठीक है, half the wavelength is, इसमें half wavelength कौन बताएगा, AB, BD, DE, या EE। तो देखो राइट आंसर है आपका BD। ठीक है, हाफ वेवलेंथ कौन बता रहा है, BD। तो देखिए यहाँ पे राइट जो है वो क्या है हमारे पास, BD। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब earthquake produces which kind of sound before the main shock wave begins। earthquake जो है किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है before the main shock wave begins, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, ऑडिबल साउंड, या नन ऑफ द अबव। तो कौन सी वो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इंफ्रासाउंड। नेक्स्ट देखिए, इंफ्रासाउंड कैन बी हियर्ड बाय, इंफ्रासाउंड कैन बी हियर्ड बाय डॉग, बैट, राइनोसॉर्स, या ह्यूमन बींग्स। तो किसके द्वारा सुना जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, राइनोसॉर्स। राइनोसॉर्स कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ एज लो फ्रीक्वेंसी एज 5 हर्ट्ज। तो 5 हर्ट्ज तक ये सुन सकते हैं। तो आप ये थोड़ा एक क्वेश्चन इस तरीके का भी देख लें कि कौन से एनिमल कौन सी साउंड सुन सकता है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट अ सितारिस्ट tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, he is adjusting intensity of sound only, amplitude of sound only, frequency of the sitar string with the frequency of other musical instruments, या loudness of the sound। तो यहाँ पे क्या राइट है आपका ऑप्शन
सी, वो क्या एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो ये थे कुछ इस चैप्टर से क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9th क्लास से भी आपका फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चंस आप और देख के जाएं। जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर शेयर हो जाएगी पीडीएफ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।